नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नील कुशवाहा। आज चर्चा का विषय है वह आज हम नई एल्गी लेकर चल रहे हैं और जिसको हम ओडोगोनियम के नाम से जानते हैं। ओडोगोनियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओडोगोनियम की हम आज चर्चा करने वाले हैं या ओडोगोनियम के बारे में आज हम आपके साथ बताने वाले हैं। ओडोगोनियम पाई कहाँ जाती है, क्या है? तो पहला पॉइंट यही है कि ये फ्रेश वाटर एल्गी है। कैसी है? फ्रेश वाटर एल्गी है, अर्थात ये स्वच्छ जल में पाई जाती है, अर्थात नॉन सॉल्टी वाटर में पाई जाती है। ऐसे जल में पाई जाती है जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती। तो जब फ्रेश वाटर एल्गी बोलते हैं तो ये कहाँ पाई जाएगी? मीठे जल में पाई जाएगी। मीठे जल में। और मीठे जल से मतलब क्या है? जैसे कि तालाब का पानी और नहर और पोखर और गड्ढे का पानी, झरने का पानी, ये सारे जो पानी आते हैं जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है वो सारे फ्रेश वाटर कहलाते हैं। तो फ्रेश वाटर ओडोगोनियम फ्रेश वाटर एल्गी है। इसकी लगभग कितनी स्पीसीज है? तो 400 इनकी स्पीसीज अभी तक ज्ञात है। लगभग 400 जातियां अभी तक इनकी ज्ञात है। कितनी जातियां? 400। सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ध्यान रखिएगा, सम स्पीसीज, इनकी जो कुछ जातियां हैं वह कैसी होती है? टेरेस्ट्रियल एंड मॉइस्ट वाटर में उगती हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब कुछ जातियां ऐसी हैं, कैसी हैं? तो टेरेस्ट्रियल और तो टेरेस्ट्रियल, सम स्पीसीज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय होती है, हिंदी बोलेंगे। इनकी कुछ जातियां स्थलीय होती हैं, यानी स्थल पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन में पूछ देते हैं वो कौन कौन सी जातियां हैं। तो ओडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस, ओडोगोनियम जो टेरेस्ट्रिस जाती है ये स्वच्छ जल में, सॉरी, स्थल में पाई जाती है। और कौन सी दूसरी जाति है? ओडोगोनियम रैंडो हावी, ये जो जाति है रैंड हावी, ये भी जाति क्या होती है? फ्रेश वाटर में पाई जाती है, यानी सॉरी, ये टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है, यानी मॉइस्ट सॉइल में पाई जाती है। मॉइस्ट सॉइल का मतलब नम भूमि में, नम भूमि में देखने को मिलती हैं ये दो जातियां। शेष जातियां जो हैं वह एक्वाटिक होती हैं या जली होती हैं, अर्थात शेष जातियां जल में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? जल में। अगर हम बात करें इसके थैलस के स्ट्रक्चर की, थैलस स्ट्रक्चर की या इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना की बात करते हैं तो हम सीधे चलते हैं नोट्स पर। और अभी हमने इसके पिक्चर लेके रखे हैं जिससे टाइम हमारा ज्यादातर ना टूटे। तो ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं, ये तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर ओडोगोनियम का है। किसका है? ओडोगोनियम। ओडोगोनियम क्या होता है? फिलामेंटस होता है। यहां लिख देंगे कि ये कैसे होते हैं, तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर फिलामेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होता है। सेलुलर फिलामेंटस होता है, अर्थात तंतुवत होते हैं। बहुकोशिकी और तंतुवत होते हैं। दूसरा अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड का मतलब होता है शाखा रहित, हिंदी में बोलेंगे तो शाखा रहित होते हैं, यानी कोई भी शाखा नहीं पाई जाती। इनमें जो बेसल सेल होती है, ध्यान रखिएगा, जो बेसल सेल होती है उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि होल्ड फास्ट किसे कहते हैं। तो जो ओडोगोनियम की आधारी कोशिका है जिसे हम होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं, तो आप देखेंगे कि यह जो बेस वाली कोशिका, यह कोशिका कैसी है? आधार की, यानी यह कोशिका बेस की है जिसे हम होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि होल्ड फास्ट किस में पाया जाता है? तो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, ओडोगोनियम में भी होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का काम क्या है? ये बेसिक सेल्स होती है, अटैचमेंट डिस्क, डिस्क नुमा संरचना बनाती है और किसी भी आधार से जो ओडोगोनियम है उसको चिपकने में मदद करती है। सबसे स्पेशल करेक्टर है वो अभी हम आपको बताएंगे। फिलामेंट शो द क्लियर एपिकल बेसल पोलैरिटी, ध्यान रखिएगा। मेन करेक्टर्स इसका जो है, ये जो यहां है, इसकी जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है? क्लियर, क्लियर एपिकल, क्लियर एपिकल बेसल, बेसल पोलैरिटी शो करता है। इसकी जो
अपर सेल्स होती है या एपिकल सेल्स होती है, आधारी पोलरिटी को शो करता है, यह इसका खास कैरेक्टर है। अगर इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, सेल स्ट्रक्चर की, इसकी कोशिका की संरचना की बात करें, तो इसकी कोशिका की संरचना में हम क्या देंगे, तो हम बता दें कि इसकी जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। कैसी होती है, 3 लेयर्ड, मतलब 3 लेयर्ड होती है, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। वो 3 परतें क्या होती हैं, जो आउटर लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की, बाहर वाली परत काइटिन की। मिडिल जो परत होती है वो बनी होती है पेक्टिन की, और जो सबसे इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। 3 परतें होती हैं, बाहरी परत काइटिन की, मध्य परत पेक्टिन की, और जो सबसे इनर लेस्ट होती इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ देते हैं, इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, इनका क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट होता है। क्वेश्चन पूछा गया रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावत, जालिकावत होता है, इनका क्लोरोप्लास्ट जालिकावत होता है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ये आप देखेंगे कि इसकी जो सेल वॉल है वो 3 परतों से बनी है। कौन कौन सी, पहले है काइटिन, काइटिन, दूसरी है पेक्टिन, पेक्टिन, और तीसरी है सेल्यूलोज। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, वो क्लोरोप्लास्ट कैसा, रेटिकुलेट या जालिकावत है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, और इनकी सेल में ध्यान रखिएगा, इनकी सेल का जो खास कैरेक्टर है वो कैप सेल का पाया जाना। स्टार लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ओडोगोनियम का खास कैरेक्टर है कैप सेल प्रेजेंट रहती है, कैप जो होती है कैप सेल प्रेजेंट रहती है। ये कैप्स कोशिका के ऊपर ये टोपी पाई जाती है, जिन्हें हम कैप्स के नाम से जानते हैं। सेल में कैप पाई जाती है, ये स्पेशल फीचर है ऊडोगोनियम का। ऊडोगोनियम के अलावा किसी पर कैप सेल नहीं पाई जाती, या ऊडोगोनियम के अलावा कहीं भी कैप नहीं पाई जाती। इसमें जो कैप होती है 2 प्रकार की होती है। एक एपिकल कैप होती है, एपिकल कैप सबसे ऊपर कैप पाई जाती है, और नीचे क्या होता है, एपिकल सेल पाई जाती है, सॉरी नीचे कैप सेल पाई जाती है, कैप सेल। तो अगर हम इस पे नजर डालेंगे तो देखेंगे ये जो पाई जा रही है ये कैप्स पाई जा रही है, सेल में कैप पाई जा रही है, और सबसे ऊपर इस वाली कैप को हम एपिकल कैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम, एपिकल कैप। तो आपसे पूछ सकता है एपिकल कैप किस में पाई जाती है, तो एपिकल कैप जो पाई जाती है वो ओडोगोनियम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, एपिकल कैप, यानी एपिकल माने होता है अग्र का, अग्र में छतरीनुमा संरचना पाई जाती है, तथा कोशिकाओं में जितनी बार विभाजन होता है उतनी प्रकार कैप्स का निर्माण होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कैप्सल किसमें पाई जाती है, आंख बंद करके ओडोगोनियम को टिक करना है। कितने प्रकार की कैप पाई जाती है, 2, एक एपिकल और एक इंटरकैलरी कैप, 2 पाई जाती है। अच्छा, फिर बात आती है कि ओडोगोनियम की, तो और देख लेते हैं। कहता है इन ओडोगोनियम इंटरकैलरी डिवीजन प्रेजेंट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरकैलरी डिवीजन किस में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी डिवीजन प्रेजेंट इन ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में इंटर कैलोरी डिवीजन देखने को मिलता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंटर कैलोरी डिवीजन किसमें देखने को मिलता है, तो आप लगाएंगे ओडोगोनियम। लेकिन बट लैक इन एपिकल सेल एंड होल्ड फास्ट, यह जो डिवीजन होता है तो कहां नहीं पाया जाता है, तो ऐसे लिखेंगे बट लैक इन एपिकल, एपिकल सेल एंड होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। अर्थात सबसे ऊपरी कोशिका में अभी ओडोगोनियम आपने इस तरह से बनाया था, और ये एपिकल सेल ये इस तरह से थी, और फिर ये अन्य कोशिकाएं थी। तो चित्र पर चलते हैं, क्योंकि चित्र बनाने में टाइम बहुत टूटता है, समय इतना नहीं होता। तो इंटरकैलरी डिवीजन इस वाली ये एपिकल सेल है, ये कौन सी सेल है, एपिकल सेल, इसमें नहीं पाया जाता, और सबसे नीचे जो होल्ड फास्ट है उसमें नहीं पाया जाता। ये इसका सेल स्ट्रक्चर था जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओडोगोनियम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह क्या पूछता है, तो ओडोगोनियम में सबसे इंपॉर्टेंट है
कैप सेल की उपस्थिति, और रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा ओडोगोनियम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने पार्ट पर। अब हमारा आता है नेक्स्ट हिस्सा आता है, और नेक्स्ट हिस्सा कौन सा है, वो है रिप्रोडक्शन। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन मीन्स मतलब जनन। जनन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। पहला जो होता है इसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में कायिक और जनन के नाम से कायिक जनन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा जनन है वह कौन सा है, जो दूसरा जो जनन है वह है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक अलैंगिक गिक जनन। और नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, इसे हिंदी में बोलेंगे लैंगिक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो ये हमारा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन दो विधियों से होता है। पहली विधि होती है बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन विखंडन द्वारा, हिंदी में बोलते हैं विखंडन द्वारा। दूसरी है बाई एकाइनीड्स। एकाइनीड्स क्या होते हैं, हरदम प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। फिर आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाई जूस्पोर, बाई जूस्पोर किसके द्वारा होता है, जूस्पोर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो ये होता है बाई जू स्पोर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बाई जू स्पोर के द्वारा। ये जो जू स्पोर के द्वारा होता है, अब रेड पेन ले ले क्योंकि उसमें दिखेगा नहीं। ये जो जू स्पोर के द्वारा होता है, तो ये कैसे होता है, इन जू स्पोर क्राउन ऑफ फ्लैजिला, इसका विशेष जो स्पोर पड़ता है। तो पहले हम समझ लेते हैं, इसकी जो नॉर्मल सेल होती है, ये ओडोगोनियम की जो सेल्स होती है, उसका क्लोरोप्लास्ट सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद देखिएगा क्लोरोप्लास्ट सिकुड़ा और ये कैप सेल पाई जा रही है। कौन सी सेल है, कैप सेल। और कैप सेल के मतलब कैप पाई जा रही है कोशिका में, तो इसे कैप सेल बोलते हैं। और इसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने के बाद वो कैप सेल की जगह से ब्रेक होता है। इसका प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा बाहर आता है। बाहर आने के बाद इसके जो इसमें क्या होता है, ढेर सारे फ्लैजिला निकल आते हैं। एक क्राउन की तरह ढेर सारे फ्लैजिला निकल आते हैं, इसे जूस्पोर कहते हैं। ये बाहर आता है, पानी में तैरता है, तैरने के बाद फ्लैजिला त्याग देता है और आधार से बैठ जाता है और अंकुरित होता है और नए ओडोगोनियम को जन्म दे देता है। कहानी समझिए, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, एक लाइन का क्वेश्चन फेवरेट पूछता है क्या पूछता है कि इनका जो जूस्पोर होता है, तो क्या लिखेंगे, इन जूस्पोर, ओडोगोनियम के जूस्पोर क्राउन ऑफ फ्लैजिला is present around the colorless semicircular एरिया। ध्यान रखिएगा, इनका जो फ्लैजिला होता है, मेन जो यहाँ स्टार लगाएंगे, कुछ नहीं पूछना है, इतना हमें डीप डीप में नहीं पढ़ना है। हम आपको सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चाहे उल्टा एग्जाम में खड़ा हो चाहे सीधा खड़ा हो। तो कैसा भी उल्टा सीधा जैसे भी खड़ा हो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बना सकता है वह डाटा आपको देंगे, बकाया पूरा हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। इनका जू स्पोर जो बनता है, इनके जू स्पोर की खास बात बोल देता है। आपसे एग्जाम में पूछता है मल्टी फ्लैजिलेट जू स्पोर किसका पाया जाता है, जू स्पोर किस में पाया जाता है, आपको टिक लगाना है ओडोगोनियम में। या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्राउन ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का क्राउन जो है वो किसके जू स्पोर में पाया जाता है,
किसके जूस्पोर में पाया जाता है? आपको लगाना ऊडोगोनियम के, बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके जूस्पोर का खास कैरेक्टर है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। देख रहे हैं इसका जो जूस्पोर है, अगर हम जूस्पोर बनाएंगे तो इसका इस तरह से जूस्पोर है और उसमें इस तरह से ढेर सारे फ्लैजला निकले, एक पूरा का पूरा क्राउन या मुकुट की तरह संरचना बना लेता है। यह इसके फ्लैजला का खास कैरेक्टर है, ऊडोगोनियम का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी आती है नेक्स्ट नंबर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन। तो इसमें एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है, एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का होता है, ऊगैमस टाइप का होता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछता है इसका लैंगिक जनन कैसा होता है, एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है। हमने कल वाली क्लास में ऊगैमस, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस सब हमने आपके साथ चर्चा की है। इसी के आधार पर, ऊगैमस के आधार पर ये दो प्रकार की जातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मैकरेंड्रस स्पीसीज और एक होती है मैनेंड्रस स्पीसीज। इसमें दो प्रकार की जातियां होती हैं, मैकरेंडोरस स्पीसीज और नैंडोरस स्पीसीज, दो प्रकार की जातियां होती हैं। इसको रट लीजिएगा, बार बार एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बार बार क्वेश्चन पूछता है मैकरेंडोरस और नैंडोरस जातियां किस में पाई जाती हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। हम जब जोर दें तो समझ लो क्वेश्चन बनना है। मैकरेंडोरस और नैंडोरस दो जातियों के बारे में पूछेगा, किसमें पाई जाती है? ये दोनों जातियां ऊडोगोनियम में पाई जाती हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मैकरेंडोरस और नैंड्रस दोनों जातियां किसमें पाई जाती हैं? ये मैकरेंडोरस स्पीसीज और नैंड्रस स्पीसीज ऊडोगोनियम में देखने को मिलती है। मैकरेंडोरस जो स्पीसीज है वो दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सी? मैकरेंड्रस, जो मैकरेंड्रस जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कौन सी? एक होती है मोनेशियस, मोनोसियस, एक होती है डायोसियस। अर्थात मोनोसियस का मतलब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फिलामेंट में बनते हैं, डायोसियस का मतलब होता है मेल फिलामेंट अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है मोनोसियस के? मोनोसियस का एग्जाम्पल है ऊडोगोनियम नोडुलोसम, नोडुलोसम, ध्यान रखिएगा नोडुलोसम। और दूसरा इसका है ऊडोगोनियम फ्रैगिल, फ्रैगिल। ये दो जातियां हैं जो कैसे मोनोसियस है, यानी इसके फिलामेंट में नर और मादा दोनों जनन बनते हैं। डायोसियस जातियां इसकी कौन कौन सी हैं? तो अगर इसके डायोसियस जातियों की बात करेंगे तो है ऊडोगोनियम क्रैसम, और दूसरी जाति जो है वो है ऊडोगोनियम एक्वेटिकम। ये जो डायोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल जो प्लांट है वो या फिलामेंट्स अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अब वो मोनोसियस और डायोसियस की हमने चर्चा कर ली है और अब हम चर्चा करने वाले हैं दोनों में अंतर क्या होता है। तो एक आप यहां से देखिएगा, देखिए कैप सेल है, ये डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम है, ध्यान रखिएगा। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बढ़ा लें इसको, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। नर जननांग जो होता है, नर जननांग जो है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं। और जो इसका मादा जननांग होता है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स है यानी मादा जननांग है, उसे हम ओगोनियम के नाम से जानते हैं। पहले तो ये आप समझ लो। इस वाले चित्र में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम की बात कर रहा है
तो ये नॉर्मल कोशिका है, एंथ्रीडियल मदर सेल है, नॉर्मल कोशिका है। इसका जीव द्रव्य सिकुड़ता, सिकुड़ कर देखे छोटी एरिया में आ गया। छोटी एरिया में आने के बाद डिवीजन हो जाता है, और ये जब डिवीजन हुआ तो इसका जो न्यूक्लियस है वो अपने चारों जीव द्रव्य को एकत्रित करता है और क्या करता है, उसमें एंथ्रोजॉइड बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, एंथ्रोजॉइड। इनको एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानते हैं। एंथ्रोजॉइड एक वेसिकल के अंदर बंद रहते हैं, ये एंथ्रोजॉइड मुक्त होते रहते हैं, यानी ये इससे भी एंथ्रोजॉइड बनेगा और ये सब पानी में मुक्त होंगे। फिर आता है हमारी आर्चिगोनियम। एक नॉर्मल कोशिका, सॉरी आर्चिगोनियम क्या बोलेंगे, ओगोनियम। एक फिलामेंट में एक कोशिका अपने जीव द्रव्य को ज्यादा एकत्रित करके फूल जाती है, जिसे हम ओगोनियम या मादा जननांग के नाम से जानते हैं। रिसेप्टिव स्पॉट एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है और जिसमें ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं तैरते हुए आते हैं और इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, इसके अंदर तैरते हुए प्रवेश कर जाते हैं। एक तो ये कंडीशन हुई, समझना, एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक तो ये डायरेक्ट प्रवेश कर गए, दूसरी कंडीशन ये होती है कि एंथ्रोजॉइड्स आते हैं और आर्चिगोनियम के निचली कोशिका पर चिपक जाते हैं और अंकुरित होकर एक नया धागा बनाते हैं, जिसे हम एंथ्रीडियल ब्रांच या शाखा के नाम से जानते हैं। इस शाखा को ड्वार्फ मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्वार्फ मेल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्वार्फ मेल ब्रांच किसमें पाई जाती है, ड्वार्फ मेल ब्रांच किसमें पाई जाती है, फिर से देख लो। ड्वार्फ ये मेल जो ब्रांच है ये किसमें पाई जाती है, तो ये ओडोगोनियम में ड्वार्फ मेल यानी बौना नर शाखा किसमें पाई जाती है। और ये नर शाखा कैसे बनती है कि ये जो हमारा एंथ्रोजॉइड था ये आता है पानी में तैरते हुए और उसी ओगोनियम के नीचे वाली कोशिका में चिपक जाता है और वृद्धि करता है, ड्वार्फ मेल बनाता है। अब ये मेल वृद्धि करता है, इसकी कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और प्रत्येक में एक केंद्रक दो दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है और इससे एंथ्रोजॉइड्स निकलता है। ये एंथ्रोजॉइड्स उसी ओगोनियम में प्रवेश कर जाता है और जायगोट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, जायगोट में। किसमें परिवर्तित हो गया, जायगोट। और जब ये जायगोट में परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखिएगा किसमें परिवर्तित हो रहा है, जायगोट में। तो देखिएगा ये ओगोनियम थी और ओगोनियम ये है और ओगोनियम में ये जायगोट में परिवर्तित हो गई। ये किसमें परिवर्तित हो गई, जायगोट में। अब ये अपने चारों ओर कई सारी भित्तियों का निर्माण कर देती है। ये जायगोट कुछ समय तक सुप्तावस्था में रहता है। अब इस जायगोट में मियोसिस होता है, जिससे केंद्रक 4 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ये जो 4 कोशिकाएं होती हैं इनमें फ्लैजिला निकल आता है और इन्हें हम इस जू स्पोर बन जाते हैं। इसमें फ्लैजिला, वही क्राउन में फ्लैजिला निकल आता है जो जिससे हम किसके नाम जानते हैं, जू मियोस्पोर के नाम से जानते हैं। ये जू मियोस्पोर और ये फटती है और जू मियोस्पोर बाहर आते हैं और अपनी फ्लैजिला त्याग करके आधार से चिपकते हैं और वृद्धि करके नए आपका जो संरचना है उसका निर्माण करते हैं या नए ओडोगोनियम का निर्माण करते हैं। अब यहां जो इंपॉर्टेंट है वो देखने लायक है, मैकरेंडोरस जाति और जो दूसरी है नैंड्रस जाति में अंतर क्या होता है। देखिएगा जो मैकरेंडोरस जाति है वो डायोसियस का चित्र बनाया है। डायोसियस का मतलब नर फिलामेंट अलग है, मादा फिलामेंट। मान लो ये नर फिलामेंट है और ये मादा फिलामेंट है। नर फिलामेंट में एंथ्रीडियम बनता है, क्या बनता है, एंथ्रीडियम। और मादा जो फिलामेंट है उसमें ओगोनियम, एक कोशिका बढ़ जाती है। एंथ्रीडियम में वृद्धि होती है, एंथ्रोजॉइड बनता है और ओगोनियम में एग या अंडा बनता है। ये दोनों क्या करता है, एंथ्रोजॉइड पानी में छोड़ दिया जाता है, वो अपने फ्लैजिला से तैर कर आता है और एग के साथ यानी ओगोनियम में प्रवेश कर जाता है, मिल जाता है और जायगोट बन जाता है। क्योंकि ये एक्स है, ये एक्स है, यानी ये हैप्लॉइड, ये जायगोट डिप्लॉइड हुआ। जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जूस्पोर बनते हैं और जूस्पोर 2 प्रकार के बनते हैं। एक मेल जूस्पोर बनते हैं, एक फीमेल। फीमेल वाले जो होते हैं वो फीमेल ओडोगोनियम बनाते हैं और मेल वाले जो अंकुरित होते हैं वो मेल ओडोगोनियम बनाते हैं। ये हमारी मैकरेंडोरस जाति है। अब नैंड्रस जात की बात करते हैं। इसमें नैंड्रस में भी सेम कंडीशन है। इसमें ध्यान रखिएगा, नैंड्रस जात में सेम कंडीशन है। इसमें भी नर फिलामेंट अलग है, मादा अलग है, मगर नर फिलामेंट में एंड्रोस्पोरेंजियम बनती है। पहले यहाँ शब्दों का लफ्ज, एंड्रोस्पोरेंजियम बनती है। एंड्रोस्पोरेंजियम में एंड्रोस्पोर बनते हैं। एंड्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं मादा फिलामेंट पे।
ध्यान में रखिएगा। अभी हमने आपको जो चित्र दिखाया था वो ये वाला कहानी है। कौन सी कहानी थी? ये, इसको सीधा कर ले, ये नेंडर्स की कहानी है। देखिएगा ये जो है, ये जो स्पोरेंजियम ये जो बनी है वो एंडोस्पोरेंजियम है। एंडोस्पोरेंजियम में एंड्रोस्पोर बने, ये तैर कर आते हैं और मादा जो दूसरा फिलामेंट है मादा वाला, उसमें ये ओगोनियम है, ओगोनियम में चिपक गया, चिपक कर ड्वार्फ मेल ब्रांच बनाता है, फिर उससे एंथ्रीडियम बनती, फिर एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड निकलता है। ये कहानी है, ध्यान रखिएगा। कहानी क्या है? तो कहानी ये है, कहानी ये है। देखिए ड्वार्फ मेल बना, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ड्वार्फ मेल किस में बनता है, तो नैंड्रस जाति में बनता है ड्वार्फ मेल। फिर उसमें एंथ्रीडियम बनता है, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बनता है, और ऊगोनियम, देखिए फीमेल में डायरेक्ट ऊगोनियम बनी, ओगोनियम में एग है, ये एंथ्रोजॉइड गया, इसको फर्टिलाइज किया, जायगोट बना, जायगोट में म्यूसिस हुआ, जूस्पोर बना, दो प्रकार का, मेल जूस्पोर अलग बने और फीमेल जूस्पोर अलग बने। मेल वाले जर्मिनेट होंगे तो मेल फिलामेंट बनाएंगे, फीमेल वाले जर्मिनेट होंगे तो फीमेल फिलामेंट बनाएंगे। तो अब यहाँ कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे जो एग्जाम में पूछेंगे। एग्जाम में दो चीजें पूछते हैं, एक तो एग्जाम में पूछेगा माइकरेंडोरस स्पीसीज और नैंडोरस स्पीसीज किस में देखने को मिलती, तो ऊडोगोनियम। ड्वार्फ मेल किस में देखने को मिलता है? ड्वार्फ मेल, तो वो हमें नैंड्रस में देखने को मिलता है। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैप सेल किस में पाई जाती है? कैप सेल जो हमने आपको बताई थी, कैप सेल ऊडोगोनियम में देखने को मिलती है। और इंटर कैलोरी डिवीजन किस में देखने को मिलता है? तो इंटर कैलोरी डिवीजन भी हमें ऊडोगोनियम में देखने को मिलता है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर किस में पाया जाता है? मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर जो होता है वो ऊडोगोनियम में पाया जाता है। तो ये जो 6-7 पॉइंट है ऊडोगोनियम से, यही 6-7 पॉइंट आपको बार बार रिवीजन करना है, यही 6-7 पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा ऊडोगोनियम। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे हमारा क्या है? नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट पर अब हमारा है वाउचेरिया। क्या है? वाउचेरिया। नेक्स्ट हमारा जो एल्गी है वो है वाउचेरिया। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं वाउचेरिया क्या है, कहां पाया जाता है? तो अभी तक लगभग 54 हमें स्पीसीज ज्ञात है। कितनी जातियां ज्ञात हैं? 54 जातियां ज्ञात है। इनकी जो अधिकतर जातियां होती है, मोस्ट स्पीसीज आर फ्रेश वाटर, मतलब ज्यादातर मोस्ट स्पीसीज, सॉरी, मोस्ट स्पीसीज आर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। इसकी अधिकतर जातियां फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? अधिकतर जातियां फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं, वही तालाब, झरने और पानी में देखने को मिलती हैं। बट फ्यू आर मैरीन, देन अथवा अधिकतर जातियां फ्रेश वाटर में होती हैं, अथवा कहां पाई जाती हैं? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, भूमि पर पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? भूमि पर। लेकिन लेकिन ए फ्यू आर मैरीन, इनकी कुछ जातियां कैसी होती हैं? समुद्री होती हैं। कुछ जातियां समुद्री होती हैं, यानी समुद्र में पाई जाती हैं। वो समुद्र जाति कौन सी है? तो बाउचेरिया पिलोबोलोइड्स, पिलोबोलाइट्स, ये जो जाति है पिलोबोलाइट्स, ये जाति ऐसी है जो समुद्री है, और शेष जातियां फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, यानी सामान्य जल में। जैसे कि अभी हमने आपको बताया तालाब का पानी, झरने का पानी, यानी जल दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर यानी नॉन सॉल्टी, जिसमें नमक की मात्रा ना हो, यानी जो पानी खारा ना हो, मीठा हो, वो सब आता है, चाहे तालाब का पानी, गड्ढे का पानी और नाली का पानी, वो सब आता है। कुछ जातियां तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी मैरीन जाति कौन सी है। फिर आता है थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, इसके थैलस स्ट्रक्चर, संरचना की बात कर लेते हैं। ये हमें कैसा दिखाई देता है? तो ये ब्रांच्ड होता है। पहला ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है? शाखित होता है। हम इसका पिक्चर की कॉपी स्कैन करके रखे थे, क्योंकि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत
टाइम टूटता है चित्र बनाने में, पता लगा घंटे भर की क्लास को 2 घंटे में ले पा रहे हैं। देखिएगा ये इसका थैलस स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर है और थैलस स्ट्रक्चर के कुछ बिंदु है और उन बिंदुओं पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं? पहला ये ब्रांच्ड होता है, तो देखिएगा इसमें शाखाएं निकली, इसमें क्या होता है? शाखा है। दूसरा ये सीनोसिटिक होता है, सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक का मतलब होता है संकेंद्री, संकेंद्री होता है। संकेंद्री का मतलब इसके जो ब्रांच है उसमें ये बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलता है। ये देखिए क्या, ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे केंद्रक, यानी सारे केंद्रक स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, तो ये संकेंद्रीय अवस्था इसमें देखने को मिलती है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है वह एल्गी कौन सा है, वह शैवाल कौन सा है जिनमें संकेंद्री या केंद्रक की सीनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो सीनोसिटिक कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है? तो सीनोसिटिक कंडीशन हमें बाउचेरिया में देखने को मिलती है। दूसरा ये साइफोनियस होते हैं, नोट करते चलिएगा स्टार लगा के। ये कैसे होते हैं? साइफोनेसियस होता है। साइफोनेसियस का मतलब होता है ये पाइप नुमा होता है, जैसे पाइप होता है उस तरह से इसका जो फिलामेंट होता है वो पाइप के नुमा होता है, इस तरह से, यानी पाइप नुमा, और उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, तो साइफोनियस होता है। थैलस शो द एपिकल ग्रोथ, और इसका जो थैलस है, इसका जो थैलस है शो द एपिकल ग्रोथ, एपिकल ग्रोथ, इसका थैलस जो होता है उसमें एपिकल या अग्र वृद्धि देखने को मिलती है। इसकी जो ध्यान रखिएगा, इसकी जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है? टेरेस्ट्रियल, कौन से? टेरेस्ट्रियल, टी है, TRI, टेरेस्ट्रियल जो स्पीसीज है या जो स्थली जाती है, और वो मिट्टी को पकड़ने के लिए उसमें विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हैप्ट्रॉन्स कहते हैं। ब्रांच्ड संरचना पाई जाती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? हैप्ट्रॉन, हैप्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, अथवा राइजॉइड्स के नाम से जानते हैं, राइजॉइड्स के नाम से जानते हैं। देखिए ये राइजॉइड्स, ये इसी राइजॉइड्स के माध्यम से ये मिट्टी को पकड़े रहता है। अगर जली जाती है तो राइजॉइड्स नहीं पाए जाएंगे, अगर स्थली जाती है मिट्टी पर पाई जा रही तो राइजॉइड्स पाए जाएंगे, ध्यान रखिए। फिर इसका कुछ खास कैरेक्टर्स भी है और वो कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बाउचेरिया को कई सारे वर्गों में विभाजित किया गया, उनमें से एक विशेष कैरेक्टर है कि जो बाउचेरिया है, बाउचेरिया has been placed in क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इसको क्लोरोफाइसी में रखा गया बाई फ्रिश। किसने रखा था? जो साइंटिस्ट थे, फ्रिश हैं, उन्होंने 1935 में इसे क्लोरोफाइसी में रखा गया। लेकिन हम दोनों कंडीशन बता रहे हैं, लेकिन क्या है? इट हैज पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, इट हैज पिगमेंट, इसमें जो पिगमेंट है लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, पूरा लिख लीजिएगा, क्लोरोफिल ई एंड कैरिटिनोइड एंड जैंथोफिल, ये पाए जैंथोफिल, विच आर कैरेक्टरिस्टिक विशेषीकृत लक्षण ऑफ जैंथोफाइसी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जैंथोफाइसी का, इसलिए इनको जैंथोफाइसी में भी रखा जाता है। ध्यान रखिएगा ये दोनों कुलों में, फ्रिश ने इसे क्लोरोफाइसी में रखा है, मगर इनके पिगमेंट के आधार पर इनको जैंथोफाइसी में भी अध्ययन करते हैं। तो जो बाउचेरिया है, जो आप किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है वो क्लोरोफाइसी में रखा हो अगर फ्रिश के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, और यदि पिगमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन है तो वो जैंथोफाइसी में रखा गया है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ सकता है जो बाउचेरिया किस क्लास में रखा गया, तो जैंथोफाइसी में रखा गया है। अगर आप पूछेगा कि बाउचेरिया को फ्रिश ने किस क्लास में रखा, तब आप टिक लगाएंगे कि उन्होंने क्लोरोफाइसी में रखा।
दोनों साइंटिस्टों की कहानी हमने आपको बता दी है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन या जनन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्शन या जनन की। जनन क्या होता है? तो इनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है और वो है पहला नंबर बाई जूस्पोर। किसके द्वारा? बाई जूस्पोर। इसके जूस्पोर की भी खास बात होती है, ध्यान रखते हैं। इसके जूस्पोर की खास बात हम बताएंगे, वो क्या होता है? इन एक्वेटिक स्पीसीज, ध्यान रखिएगा, किस जाति में? इन एक्वेटिक स्पीसीज, इनकी जो जली जाती है स्पीसीज जो है ऑफ बाउचेरिया, बाउचेरिया की जो जली जाती है मल्टीफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट, ध्यान रखिएगा दो शब्द है, मल्टीफ्लैजलेट कई सारे फ्लैजला वाला, मल्टीन्यूक्लिएट कई सारे केंद्रक वाला जूस्पोर बनता है। क्या बनता है? जूस्पोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है मल्टीफ्लैजलेट और मल्टीन्यूक्लिएट जूस्पोर किसमें बनता है, यानी बहुत सारे फ्लैजला वाला, बहुत सारे केंद्रक वाला जूस्पोर किसमें बनता है? तो आप तुरंत टिक करेंगे बाउचेरिया में बनता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इनके जूस्पोर का विशेष नाम रखा गया इसके आधार पर। इनके जूस्पोर को क्या कहा गया? इनके जूस्पोर को नाम रखा गया सिनजूस्पोर। इनके जूस्पोर को क्या कहा गया? सिनजूस्पोर। तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन पड़ेगा सिनजूस्पोर किसमें बनते हैं, या बाउचेरिया के जूस्पोर को क्या कहते हैं? या तो पूछेगा सिनजूस्पोर किसमें बनते हैं, तो बाउचेरिया में। अगर पूछेगा बाउचेरिया के जूस्पोर को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे सिनजूस्पोर, SYNJOOSPOR, सिनजूस्पोर कहते हैं। हम पिक्चर चूंकि सबको रखे हैं, हमें बनाना ना पड़े, बहुत दिक्कत होती है। देखिएगा यहाँ बता दे रहे हैं, ये बाउचेरिया का फिलामेंट है, इसमें सेप्टा पड़ जाता है, जिससे वो शेष बाउचेरिया से प्रोटोप्लाज्म का कनेक्शन खत्म हो जाता है और ये इसका जीव द्रव्य है वो एकत्रित होता है, एकत्रित होने के बाद फट जाता है, इसका बाहर आता है और इसमें बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। ये देखिए बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, देखिए फट गया और इसका फ्लैजिला बाहर आ गया, ये मल्टी फ्लैजिलेट है, बहुत सारे फ्लैजिला, देखिएगा सतह पर बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई देते हैं और बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। बाद में इसके जो सिनजूस्पोर है, बीच में सेंट्रल वैक्यूल, बीच में वैक्यूल बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है और बहुत सारे केंद्रक होते हैं। इसको हम सिनजूस्पोर के नाम से जानते हैं। और क्या होता है, ये सिनजूस्पोर जिस आधार से बैठता है वहां अंकुरित होकर नए बाउचेरिया को जन्म दे देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिनजूस्पोर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये मल्टी फ्लैजिलेट है, मल्टी फ्लैजिलेट है, और कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे केंद्रक वाला है, जिसे हम सिनजूस्पोर के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या है? यह इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अर्थात अगर इसका चित्र बनाएंगे तो इसका चित्र कैसे बनेगा? बहुत सारे इस तरह से फ्लैजिला निकले रहते हैं, ये ऐसे, ये इस तरह। एक्चुअली में हम इसलिए कर लेते हैं ना, हमारी क्लास शॉर्ट हो जाती है, हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। चित्र बनाएंगे तो बहुत टाइम टूटेगा और आपको भी हमारे साथ घंटे 2-2 घंटे बैठना पड़ेगा। तो चूंकि सब जानते हो कि जॉब भी होती है, नौकरी भी करनी है, आपको पढ़ाना भी है, तो नौकरी को भी हमारी डिस्टर्ब ना हो। पता लगा हम सुबह शाम तक, या तो कोचिंग वाले हो, कोचिंग मैन हो तो दे कोचिंग, तो भैया नौकरी भी करनी है और जब टाइम मिलता है तो आपके साथ टाइम भी शेयर हो। इसे हम सिनजूस्पोर के नाम से जानते हैं। अच्छा, फिर आता है उसके बाद इसमें बनता है, सेकेंड नंबर पे बनता है एप्लाइनोस्पोर। एप्लाइनोस्पोर, एप्लाइनोस्पोर क्या कंडीशन है? कॉमनली फॉर्म्ड इन, कहां पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल स्पीसीज, ऐसी जातियों में पाया जाता है, CIES है, स्पीसीज में पाया जाता है जो कि भूमि पर उगती है। ये कैसे होते हैं? थिन वाल्ड होते हैं, पतली वित्त वाले होते हैं,
थिन वॉल्ड है, पतली भित्ति वाले हैं, और क्लब शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लब शेप्ड होते हैं। ये बाहर निकलते हैं और आधार से चिपकते हैं और नए बाउचीरिया को जन्म देते हैं। पिक्चर लगा के रखा था, आपको पिक्चर की टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, ये तो सिंजूस्पोर है। क्या है? सिंजूस्पोर। अब और ये क्या होता है? ये जैसे आधार पर बैठता है तो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर नए उसको निर्माण कर देता है। ये देखिएगा एप्लाइनोस्पोर है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन होती है। इसका जो फिलामेंट्स होता है बाउचेरिया का, वो अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म को ज्यादा एकत्रित कर लेता है और एक सेप्टा के द्वारा शेष फिलामेंट से कनेक्शन खत्म कर देता है। इसका जीव द्रव्य सिकुड़ता है और उस पर एक पतली फिल्म बन जाती है, भित्ति बन जाती है, और ये फट जाता है और ये संरचना बाहर निकलती है। इसे एप्लाइनोस्पोर कहते हैं। ये एप्लाइनोस्पोर मिट्टी पर गिरता है और वहीं अंकुरित होता है और नए बाउचेरिया को जन्म दे देता है। यह था हमारा एप्लाइनोस्पोर। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बाई एकाइनेट। एकाइनेट्स, एकाइनेट्स के द्वारा कैसा होता है तो ध्यान रखिएगा, एकाइनेट्स कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब प्रतिकूल परिस्थिति बनते हैं, मतलब पानी की कमी हो जाए, स्थल पर पाए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, सूखने की स्थिति है, तो ये क्या करता है? अपने जीव द्रव्य को, अपने जो प्रोटोप्लाज्म में छोटे छोटे पैचेस में इकट्ठा कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके जीव द्रव्य के टुकड़ों के चारों ओर कई सारी परतों का निर्माण हो जाता है। इन संरचनाओं को एकाइनेट कहते हैं। ये फट जाता है, ये एकाइनेट सारे बाहर आ जाते हैं, और ये एकाइनेट बाहर आकर जब पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जैसे अनुकूल परिस्थिति आती, मान लेते बरसात हुई, मिट्टी नम हुई, तो ये अंकुरित होकर क्या करते हैं? नए बाउचेरिया को जन्म दे देते हैं। तो ये था एकाइनेट्स। अब एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? नंबर 3 तो हमने बता दिया, नंबर 4 पे एक लेंगे। सम टाइम, सम टाइम, सम टाइम में क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लास्ट होता है ऑफ सिस्ट, यानी एकाइनेट की तरह सिस्ट, डिवाइडेड, इसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है अन यूनी सॉरी यूनी न्यूक्लिएट या न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड, अमीबॉइड यानी निश्चित संरचना नहीं होती है, अमीबॉइड सेगमेंट, सेगमेंट नोन एज, उस सेगमेंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोन एज, उस सेगमेंट को हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं गोंग्रोसिरा। उसको किसके नाम से जानते हैं? गोंग्रोसिरा स्टेज के नाम से जानते हैं। मित्र इसको रट लीजिएगा, पीजीटी में कई बार पूछा है, गोंग्रो सिरा स्टेज किस में पाई जाती है? गोंग्रो सिरा, फिर से लिख लेंगे, गोंग्रो सिरा स्टेज किस में पाई जाती है? तो बाउचेरिया में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के रखिएगा। गोंगो सिरा स्टेज बाउचेरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो गोंगो सिरा जो स्टेज है वह किस में पाई जाती है? बाउचेरिया में। गोंगो सिरा स्टेज बाउचेरिया में देखने को मिलती है। ये कैसी होती है? अमीबॉइड होती है, यानी अमीबा की तरह इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्रक वाला होता है, और ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होता है और नए बैक्टीरिया को जन्म दे देता है। तो गोंगरो सिरा स्टेज पूछेंगे आपसे एग्जाम में, गोंगो सिरा स्टेज पूछेगा। अच्छा, फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसमें कैसा होता है? तो oogamous प्रकार का होता है। कैसा होता है? oogamous प्रकार का होता है, oogamous प्रकार का, यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या अंग है, उसे हम एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, डक्टिव, जो डक्टिव
ऑर्गन्स है उसे हम ओगोनियम के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं ओगोनियम, एंथ्रीडियम और ओगोनियम। अब इसको सिर्फ हम पिक्चर में समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और जो बीएससी के लेवल की हैं, जो बीएससी के सिर्फ एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनमें हम केवल आपको समझा देंगे, जिससे एग्जाम में अगर छोटी बहुत संरचना पूछे तो आप बता लें, बकाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको आगाह भी कर रहे हैं कि जो हम अब बताने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल पूछता कैसा पाया जाता है, ऊगैमस। मेल को एंथ्रीडियम, फीमेल को ओगोनियम, बकाया इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर भी देख लो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे होता है? ये बाउचेरिया का फिलामेंट है। फिलामेंट पर एक प्रोटोप्लाज्म एकत्रित होता है और एक चोंचनुमा संरचना निकलती है जिसे हम एंथ्रीडियल ब्रांच कहते हैं। एंथ्रीडियल ब्रांच के पास ही जीव द्रव्य एकत्रित होने के बाद गाढ़ा द्रव बन जाता है जिसे वंडर प्लाज्म कहते हैं। ये चोंचनुमा संरचना बढ़ती जाती है और वंडर प्लाज्म भी नीचे से वृद्धि करता है। तो देखिए नीचे से वंडर प्लाज्म वृद्धि कर रहा है और ये एंथ्रीडियल जो मेल शाखा है वो वृद्धि कर रही है। फिर ये बढ़ता जाता है और जो ये संरचना है नीचे बगल में, उसे हम ओगोनियम के नाम से जानते हैं, यानी मादा ये। फिर ये बढ़कर और बड़ा हो जाता है और ओगोनियम भी बड़ी हो जाती है। फिर इसके एंथ्रीडियम के अग्रभाग पे एक सेप्टा बन जाता है, अग्रभाग अन्य प्रोटोप्लाज्म से अलग हो जाता है। फिर ये एक दूसरे के चारों लिपटते हैं। अग्रभाग पर जो केंद्रक होते हैं और वो छोटी छोटी संरचनाओं में बदल जाते हैं, उन संरचनाओं को एंथ्रोजॉइट कहता है। जो ओगोनियम होता है, ओगोनियम में एग पाया जाता है। ये क्या है? एग, ओएग। और इसका न्यूक्लियस मादा न्यूक्लियस होता है और इसमें एक बीक बन जाती है। ये यहाँ फट जाता है और ये एंथ्रोजॉइट है इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके अंदर एंथ्रोजॉइट प्रवेश करते ही इसका ढक्कन बंद हो जाता है और इसके जीव द्रव्य आपस में मिलते हैं और दोनों के केंद्रक मिलते हैं और जायगोट का निर्माण हो जाता है। जैसे ही जायगोट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? जैसे ही जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट में अब क्या होगा? तो जायगोट में अब होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें जूस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? जूस्पोर। और वो जूस्पोर बाहर आएंगे, अंकुरित होंगे और नए आपके बाउचेरिया को जन्म देंगे। तो इस तरह से आज हमने ऊडोगोनियम और बाउचेरिया दो में चर्चा की। अब एक और चर्चा कर लें कि इंपॉर्टेंट बाउचेरिया में इंपॉर्टेंट क्या है। ये तो भाई एक और बात होगी, हमने तो पूरी कहानी आपको बता दी। बाउचेरिया में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि बाउचेरिया में हमने आपको जो बताया है वो ये बताया है कि बाउचेरिया की अधिकतर जातियां कहाँ होती हैं, तो या तो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और या तो इनकी जातियां टेरेस्ट्रियल होती। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि टेरेस्ट्रियल शैवाल कौन सा है। तो टेरेस्ट्रियल शैवाल अगर कभी पूछे तो आप बाउचेरिया को टिक करिएगा, बाउचेरिया को टिक करेंगे। अगर बाउचेरिया टेरेस्ट्रियल शैवाल या भूमि वाला शैवाल पूछे तो टिक बाउचेरिया को करना। हम आपको बताते चल रहे हैं कि क्या एग्जाम में पूछेगा। दूसरा आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि सिनोसिटिक कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, तो आप बाउचेरिया को टिक करेंगे। आपको पूछ देगा फिश ने किसमें रखा, तो क्लोरोफाइसी में। और पिगमेंट के आधार पर, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन, जेंथोफिल के आधार पर इनको जेंथोफाइसिन में रखा गया, यानी विवादित है। दूसरा पूछेगा कि मल्टी फ्लैजलेट, मल्टी न्यूक्लिएट जूस्पोर किसका पाया जाता है, तो आप बाउचेरिया को टिक करेंगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा सिन जूस्पोर किसमें पाया जाता है, बाउचेरिया को टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लाइनोस्पोर तो कॉमन है, आप पढ़ लेंगे और पूछ भी सकता है। और एक गोंग्रोसिरा स्टेज किसमें पाई जाती है, तो वो बाउचेरिया में पाई जाती है, ध्यान रखिए। तो ये जो 6-7 पॉइंट्स है, इन्हीं से बार बार बाउचेरिया से क्वेश्चन पूछता है। ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, मिट्टी पर पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे हम चर्चा कारा की करेंगे और एक्टोकार्पस की चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें देख रहे हैं विजेता बैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको हम पहले भी बता दें कि हम उतना ही आपको पढ़ाएंगे जितने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। हम आपको, अगर आप इस सोच में है कि हम आपको बीएससी की तरह पूरा थ्योरी पढ़ाए, वो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ देखिए बाउचेरिया पढ़ाने के लिए 3 दिन चाहिए। एक दिन उसके जनरल कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर एक दिन में होगा, एक दिन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक दिन में सेक्सुअल। 3 क्लासों में बाउचेरिया होगा। इस तरह से अगर हम पढ़ाने आपको तैयारी करेंगे, आप पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे।
आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाए। हमने क्या किया, बाउचीरिया से वो मैटर खींच लिया जो एग्जाम में एग्जामिनर कैसे भी पूछेगा, वही मैटर आपके साथ शेयर करते हैं जो एग्जामिनर से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी तक 350 मित्रों का नहीं सॉरी 300 मित्रों का अभी तक पीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन दे पाए, क्योंकि हम गागर में सागर नहीं बताते, आपको बहुत उल्टी सीधी उल्टा सीधा मैटर। चलिए नमस्कार।